दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ ट्रांसफार्मर। देखो, ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करके रखे हैं। कह सकते हो रेटिंग के आधार पे हमने एक किया है कि 1000 kVA, मतलब कह सकते हो 1 MVA। 1000 kVA इज नथिंग बट 1 MVA कह लो, या फिर आप कह लो मतलब हाँ 1000 kVA, ठीक। तो 1000 kVA से एक नीचे जो ट्रांसफार्मर रहेगा उसका शेड्यूलिंग करा है, और 1000 kVA से अबव, मतलब 1000 kVA से ऊपर 2000, 3000, 4000 हो जाएगा, उसकी बात कर रहा हूँ। और 1000 के नीचे होगा, जैसे 200 kVA होगा, 300 kVA होगा, 500 kVA, 700 kVA, इस तरह से जो रेटिंग होगा वोल्टेज का, ट्रांसफार्मर का, है ना, रेटिंग जो होगा ट्रांसफार्मर का, उसके आधार पे हमने शेड्यूलिंग किया है, ठीक ना। और आपको पता होगा मेंटेनेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये ऑलरेडी आप जानते हैं, आपको बताया गया है ऑलरेडी, हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या मतलब चेक किया जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि ट्रांसफार्मर जो होते हैं उनमें कौन से पार्ट को चेक किया जाता है, या कौन सा कंपोनेंट चेक किए जाते हैं, कब कब चेक किए जाते हैं, अगर उसमें कोई डिमेरिट्स पाया गया या फिर किसी प्रकार का कोई फॉल्ट पाया जाता है तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग बना लीजिए, मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ अ ट्रांसफार्मर अप टू 1000 kVA, माने कि 1000 kVA। देखिए, पहले लिख लीजिए सीरियल नंबर, एक टेबल बना लीजिए, होप सो आपको समझने में आसानी होगी। टेबल बनाइए जिसमें कि आप टेबल में लिख लीजिएगा पहले सीरियल नंबर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन, कुछ इस तरह से आप लिख लीजिए, सीरियल नंबर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन, फिर लिखिए इंस्पेक्शन, फिर इंस्पेक्शन डिटेल, और फिर आपका है कंडीशन आर सेटिस्फैक्ट्री, ठीक ना। एक्शन रिक्वायर्ड व्हेन कंडीशन आर सेटिस्फैक्ट्री। देखिए, इसका मतलब क्या हो गया, समझ लीजिए। इसमें हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कितने टाइम पे, यहाँ पे हम लोग इस तरह से समझ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे आवृत्ति नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि कितने समय में, कब, दिन में करना है, या घंटा में, 1 घंटा में करना है, या फिर 1 महीने में करना है, 4 दिन में, 4 महीने में करना है, इस तरह से 3 महीने में करना है। मतलब नंबर ऑफ आवर्स की बात कर रहे हैं, या फिर आप नंबर ऑफ डेज की बात कर लीजिए, या ईयर्स की बात कर लीजिए। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये किस में रखेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन में। अब इसमें है इंस्पेक्शन में है कि हम क्या चीज़ को चेक करेंगे, मतलब कौन सा कंपोनेंट होगा या कौन सा फिटिंग एसेसरीज होगा ट्रांसफार्मर में जिसको कि हम चेक करेंगे। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन डिटेल, हम क्या चेक करेंगे, इसमें क्या है, कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है, जैसे कंजर्वेटर हो गया, एक्सप्लोजन वेंट हो गया, बुकॉल्स रिले हो गया, ऑयल लेवल हो गया, ये सब हम रखेंगे किसमें, इंस्पेक्शन में, कि इन सब को चेक करना है, ऑयल लेवल को चेक करना है ना। अब इसमें देखो इंस्पेक्शन डिटेल में कि हम क्या सब चेक करेंगे। अब जैसे करंट हो गया तो करंट को क्या हम मेजर करेंगे, करंट, वोल्टेज हो गया तो वोल्टेज को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, या फिर आप बोल लीजिए ऑयल लेवल को हम चेक करेंगे। बुशिंग हो गया, बुशिंग में हम क्या करेंगे, उसमें देखेंगे हम कि कहीं पे डस्ट वगैरह जमा नहीं हो गया, डर्ट वगैरह जमा नहीं हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि उसमें कहीं क्रैक तो नहीं हो गया। ये सबको क्या करेंगे, चेक करेंगे। इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन डिटेल में हम ये लिखेंगे कि क्या चीज़ को, मतलब क्या चेक करेंगे, उसमें हम क्या परफॉर्म करेंगे, क्या टेस्ट करेंगे, इस तरह से आप समझ लीजिए। और यहाँ आता है एक्शन रिक्वायर्ड व्हेन कंडीशन आर अनसेटिस्फैक्ट्री। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्शन रिक्वायर्ड व्हेन कंडीशन आर अनसेटिस्फैक्ट्री। अगर इन इंस्पेक्शन डिटेल्स में आप कुछ भी ऐसा पाते हैं जो कि सही नहीं है, जैसे कि मान लीजिए बुशिंग है, उसमें क्रैक आ गया है, या उस पर डस्ट जमा हुआ है, तो हम क्या करेंगे। अगर मान लीजिए डस्ट आएगा तो इंसुलेशन लेवल डाउन होने लगेगा, इंसुलेशन जो रहेगा वो कम होने लगेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, जो कि डिज़ायरेबल नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, उसके खिलाफ उसको साफ़ करना होगा। अगर मान लीजिए बुशिंग क्रैक हो गया है, बुशिंग अगर क्रैक हो गया तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, उसको भी साफ़ करना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए ध्यान देते हैं हम लोग पहला पॉइंट पे, आवरली, कि कुछ ऐसा कंपोनेंट है जिसको घंटा में, मतलब हर आवर में, पर आवर हम लोग क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं। जैसे कि क्या हो गया, लोड माने कि हम करंट को मेज़र करेंगे। कह सकते हो कि लोड क्या, करंट ही तो है, जितना ज़्यादा लोड बढ़ेगा उतना अधिक करंट बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है, लोड मेज़र करना है इन एम्पियर, माने कि सीधा अगर बात किया जाए तो करंट को क्या करना है, मेज़र करना है। उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद वोल्टेज। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि टेम्परेचर भी मेज़र करना है। सडनली मान लो कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होने लगेगा तो इंसुलेशन फेल्योर होने का
चांसेस हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हो सैचुरेशन लेवल पे पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा, ट्रांसफार्मर जल भी सकता है बिकॉज ऑफ हीटिंग। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो हीटिंग भी होगा और हीटिंग की वजह से ट्रांसफार्मर में डैमेज हो सकता है। तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद है चेक अगेंस्ट रेटेड फिगर। देखो इसमें अब मान लो करंट है, इसको तो हम मेजर कर लिए, लेकिन हम चेक क्या किए? करंट होगा, मान लो ट्रांसफार्मर में फ्लो कर रहा होगा, चाहे प्राइमरी का हो चाहे सेकेंडरी का, उसमें हम मेजर तो कर लिए है ना, लेकिन हम क्या चेक करेंगे उसमें? मेजर करने के बाद जो रेटिंग प्लेट होगा ना ट्रांसफार्मर का, उस पर लिखा हुआ रहेगा कि उसका कितना करंट होना चाहिए। जैसे कि प्राइमरी का रेटेड करंट कितना है या सेकेंडरी का रेटेड करंट कितना है, प्राइमरी का रेटेड वोल्टेज कितना है, सेकेंडरी का रेटेड वोल्टेज कितना है। या टेम्परेचर राइज की बात करा जाए तो टेम्परेचर कितना पे है ना, टेम्परेचर राइज टेस्ट आप लोग पढ़े हैं, तो उसमें आप ये देखेंगे कि टेम्परेचर वगैरह जो है कितना होना चाहिए, ये सब मालूम चलता है। क्लियर है? तो ये सब को हम चेक करेंगे। रेटेड फिगर का वही मतलब है कि जो रेटिंग प्लेट पे दिया हुआ रहेगा उसके हिसाब से चेक करेंगे कि उससे ज़्यादा हो रहा है कि उससे कम है। समझ रहे बात को? ये हो गया। स्टार्ट्स फैन इफ नेसेसरी, ये किस कंडीशन में होगा? फैन को स्टार्ट कर दिया जाएगा कब? जबकि टेम्परेचर अधिक राइज हो रहा होगा तब, है ना। यहाँ पे क्या फैन लगाया था, रेडिएटर पे फिक्स किया जाता है फैन को। आप अगर ट्रेनिंग किए होंगे या इंडस्ट्रियल विजिट वगैरह किए होंगे तो उसमें देखे होंगे आप कि जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उसके ऊपर फ़ैन रखा जाता है, लगा दिया जाता है, और फैन का लोकेशन रहता है रेडिएटर के ऊपर। रेडिएटर क्या होता है ना कि ऑयल को सर्कुलेट करता है, ऑयल को क्या करता है, सर्कुलेट करता है, और ऑयल सर्कुलेट होने की वजह से क्या होता है, ठंडा होता है, मतलब ऑयल ज़्यादा हीट नहीं हो पाता है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि वही रेडिएटर पे फैन को लगा देता। अगर अधिक टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वहाँ पे क्या करेगा, फैन को लगा देगा, ताकि फैन जब चले तो फिर जो ऑयल का हो या फिर वाइंडिंग वगैरह का टेम्परेचर कम रहे। क्लियर है? दूसरा देखिए आप डेली, है ना, कुछ ऐसा पैरामीटर है जिसको कि डेली चेक किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जिसमें कि है ब्रीदर। देखो ब्रीदर का काम क्या होता है ये आपको पता है, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना, सांस लेना और सांस छोड़ना। इसके बारे में भी हमने आपके पास आपको बताया है, डिस्कस किया है ब्रीदर के बारे में भी, कि सांस ले रहा है इस मीन ब्रीद इन कर रहा है। ब्रीद इन का मतलब क्या हो गया, जो बाहर का एटमॉस्फेयर में एयर होगा वो ट्रांसफार्मर के अंदर जा रहा है। हम लोग सांस ले रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये कुछ इस तरह से सांस ले रहे, मतलब बाहर का हवा जो है वो अंदर ले रहे हैं हम लोग। तो ट्रांसफार्मर भी क्या करता है, ब्रीद इन में बाहर का हवा अंदर लेता है। कब बाहर का हवा अंदर कब लेगा, जब लोड घट रहा होता है, जब लोड ट्रांसफार्मर के ऊपर घट रहा होता है तो ब्रीद इन करता है। तो ध्यान दो, जब हम ब्रीद इन करते हैं, हम अगर करते हैं तो हवा के साथ में मॉइस्चर भी अंदर जाता है। तो सिमिलरली वैसा है ट्रांसफार्मर में होता है कि इन्वायरमेंट में जो एयर होता है उसमें मॉइस्चर मौजूद रहता है। अगर ट्रांसफार्मर पे लोड घट रहा है तो ट्रांसफार्मर पे लोड घटने के कारण टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो जो ब्रीदर होता है उसमें बहुत सारे होल बने हुए रहते हैं, छोटे छोटे छिद्र टाइप से बने होते हैं, जिसके द्वारा वो बाहर का हवा जो है अंदर लेता है। और जो अंदर जाता है हवा ना, तो एयर में मॉइस्चर रहता है, उस मॉइस्चर को ब्रीदर अंदर नहीं जाने देता है, ब्रीदर जो है अंदर नहीं जाने देता। आप बोलिएगा सर ऐसे कैसे नहीं जाने देगा? हाँ बिल्कुल नहीं जाने देगा, क्योंकि ब्रीदर में एक एजेंट यूज होता है, कह सकते हो उसको हम बोलते हैं सिलिका जेल। क्या बोलते हैं? सिलिका जेल बोलते हैं। तो वो सिलिका जेल का प्रॉपर्टी क्या है कि वो मॉइस्चर अगर उसके संपर्क में आता है तो मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सिलिका जेल क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया तो बचा क्या, सिर्फ ड्राई एयर। और ड्राई एयर जो रहता है वो फिर किस में चला जाएगा, ट्रांसफार्मर के अंदर चला जाएगा, फिर कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर सोचो कि अगर ब्रीदर नहीं लगा हुआ रहेगा, उस टाइम में ब्रीद इन किया, मतलब बाहर का हवा अंदर आया, तो क्या होगा, एयर के साथ साथ मॉइस्चर भी अंदर चला जाएगा, और मॉइस्चर अंदर चला जाएगा तो इंसुलेशन वगैरह क्या हो सकता है, गल जाएगा, डैमेज हो सकता है, और कम हो जाएगा, ऐसा कह लो। ऑयल में अगर पानी मिला हुआ रहेगा ना तो उसका भी इंसुलेशन कम हो जाता है। तो हम ऐसा समझ हो सकते हैं कि जो ऑयल वगैरह का होगा उसका इंसुलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि ड्राई ऑयल डाला जाता है, हीटेड ऑयल रहता है, थोड़ा सा गर्म रहता है, ताकि उसमें मॉइस्चर नहीं, फिल्टर्ड जब करोगे ना तो वो गर्म हो जाएगा। कभी आप जाना जो फैक्ट्री होता है जहाँ पे सरसों तेल, कभी देखे होगे, जहाँ पे सरसों तेल का महाई कह सकते हो, जहाँ निकाला जाता है वहाँ पे जाना, तो सरसों तेल जब बन के निकलता है ना तो वो गर्म निकलता है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है, जब फिल्टर किया जाता है ऑयल को तो ऑयल थोड़ा गर्म रहता है। वैसा नहीं कि जल जाओगे तुम, लेकिन ऑयल क्या होगा कि गर्म रहता है, तो वही ऑयल उसमें रहता है। तो अगर सोचो उसमें मॉइस्चर मौजूद हो जाएगा तो उसका इंसुलेशन क्या होगा, डाउन हो जाएगा।
समझे। तो जिसके वजह से फॉल्ट होना संभव है, फॉल्ट हो सकता है। तो वही चीज़ है ब्रीदर में हम लोग चेक करते हैं। अब देखो, चेक दैट एयर पासेस आर क्लियर, मतलब उसमें एयर जो है जो पास करेगा या इन करेगा वो तो क्लियर है कि नहीं है। अगर मान लो होल बंद हो गया, आपका नाक ऐसे बंद कर दिया जाए, सोचो कि नाक बंद कर दिया जाए, मुंह बंद कर दिया जाए, हवा अंदर जाएगा क्या? हवा अंदर जाएगा नहीं, और बाहर भी नहीं आएगा, आप परेशान होने लगेंगे ना, मर जाएंगे। सिमिलरली ट्रांसफार्मर में भी ये परेशानी हो सकती है। अगर ब्रीदर का होल बंद रहे तो बोलेगा सर ऐसे कैसे बंद हो जाएगा? डस्ट वगैरह जमा हो जाता है ना, जो होल रहेगा ब्रीदर पे वो डस्ट वगैरह से क्या होगा, ब्लॉक हो जाता है ना, डस्ट वगैरह से ब्लॉक हो जाता है। और जब ब्लॉक हो जाएगा तो हवा ना अंदर जाएगा ना बाहर आएगा। सोचो कि लोड बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस टाइम में बाहर का जो अंदर होगा, ट्रांसफार्मर के अंदर का एयर हमारा क्या होगा, बाहर आना चाहेगा। अब बाहर नहीं जा पा रहा है, और जब लोड घट रहा है तो अंदर का हवा नहीं जा पा रहा है, तो ऑयल का जो लेवल होगा वो चेंज करने में परेशानी हो जाएगी। समझ रहे बात को? तो ये हो सकता है दिक्कत। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो भी होल वगैरह होगा उसको चेक कर लेंगे कि प्रॉपरली एयर पास हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट कहता है चेकिंग कलर ऑफ ए सिलिका जेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बहुत बार पूछा गया है कि सिलिका जेल जो होता है किस कलर का होता है। अब देखो, अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया कि सिलिका जेल किस कलर का होता है, तो इसका ये मतलब होता है, आप ऐसा समझ लीजिए कि वो गुड क्वालिटी या अच्छे सिलिका जेल की बात कर रहा है ना। तो जो अच्छा सिलिका जेल होता है उसका कलर होता है ब्लू। कहीं लिखना हो तो लिख लेना, अच्छा मतलब गुड क्वालिटी का रहेगा तो वो सिलिका जेल का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। लेकिन अगर मान लो कि वो सिलिका जेल एयर को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब एयर में जो मॉइस्चर मौजूद है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो सिलिका जेल का कलर क्या होता है, चेंज करने लगता है। और कलर चेंज होकर कैसा हो जाता है, पिंक, गुलाबी जिसको बोलते हो, है ना। तो जब सिलिका जेल होता है, सिलिका जेल का कलर जब चेंज करेगा, मतलब जब उसमें मॉइस्चर आ जाएगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो पूछा जाएगा जो खराब सिलिका जेल होता है उसका कलर कौन सा होता है, पिंक, और जो अच्छा सिलिका जेल होता है उसका कलर कौन सा होता है, ब्लू। अब यहाँ पे ये सवाल भी है कि जब कभी मान लो कि पिंक हो गया सिलिका जेल तो उसको हम सही कैसे कर सकते हैं, रीएक्टिवेट उसको बोलते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो देखो, मॉइस्चर को हम निकाल देंगे तो वो फिर वापस अपने कलर में आ जाएगा। सिलिका जेल से मॉइस्चर अगर निकाल देंगे तो फिर अगर पिंक से क्या हो जाएगा, ब्लू में आ जाएगा। तो उसको हीट कर दिया जाता है। अब हीट जैसे ही करोगे तो जो भी मॉइस्चर उसमें मौजूद होगा वो क्या होगा, बाहर हो जाएगा। ठीक, तो वही होगा चेक कलर ऑफ ए सिलिका जेल। सिलिका जेल के कलर को हम क्या किए, चेक कर लिए। अब देखो एक्शन में कि हम क्या करेंगे, अगर खराब होता है तब क्या करेंगे, अच्छा है तब तो एज इट इज गुड। इफ सिलिका जेल इज पिंक चेंज इट। अगर सिलिका जेल पिंक है, क्लियर है यहाँ पे, सिलिका जेल अगर खराब हो गया है तो वह कैसा कलर में हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। अगर वह पिंक है तो उसको क्या करना है, चेंज करना है। सिलिका जेल को क्या करना है, चेंज करना है। और रीएक्टिवेट इट फॉर यूज अगेन, उसको क्या करना है, रीएक्टिवेट कर देना है। रीएक्टिवेट करना का मतलब हुआ उसको टेम्परेचर वगैरह देके हीट करके वापस उसके कलर को, उससे मॉइस्चर को निकाल देना। और मॉइस्चर अगर निकल जाएगा तो वो फिर रीएक्टिवेटेड हो जाएगा। इन द सेंस आप ऐसा कह सकते हो कि वो गुड क्वालिटी या उसका कलर जो होगा रिगेन हो जाएगा, कैसा, ब्लू। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करते हैं मंथली। तो मंथली किस किस चीज़ को चेक करते हैं, यहाँ पे ऑयल लेवल इन द ट्रांसफार्मर। ठीक है, मंथली जो है ना हम लोग ऑयल लेवल ट्रांसफार्मर का चेक करोगे सर। अब ऑयल लेवल हम कैसे चेक करेंगे ट्रांसफार्मर के अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर जो है ऑयल लेवल को कैसे चेक करोगे, इस चीज़ को समझना कि जो ट्रांसफार्मर होता है ना उसमें जहाँ पे कंजर्वेटर अगर लगा हुआ होगा तो, या फिर टैंक पे होता है ना, इसमें देखो इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, कुछ इस प्रकार का एक रेटेड प्लेट बना होता है। इसमें आपको ना डिग्री बना हुआ रहेगा, मतलब ऑयल लेवल का रहता है, इसको क्या बोलते हैं नाम भूल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बना हुआ रहता है लेवल, यहाँ पे लिखा रहेगा 15 डिग्री, यहाँ पे 15 या 20 ऐसा कुछ होगा। तो ऑयल कहाँ तक है ये पता चल जाएगा। तो जब इनिशियली आप भरे होगे तो मान लो कुछ यहाँ तक अगर ऑयल भरे होगे तो स्टार्टिंग में क्या होगा, यहाँ तक होगा, है ना। ये कंजर्वेटर पे लगा हुआ मिलेगा या फिर टैंक पे मिला रहेगा, टैंक पे लगा हुआ मिलेगा। कभी देखना अगर ट्रांसफार्मर के पास में जाते हो तो या तो उसमें टैंक पे लगा हुआ मिलेगा, अगर कंजर्वेटर है तो कंजर्वेटर पे लगा हुआ मिलेगा। ऑयल लेवल इंडिकेटर बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑयल लेवल इंडिकेटर, है ना। इसको ऑयल लेवल इंडिकेटर बोलते हैं, जो कि कहाँ, कंजर्वेटर पे या टैंक पे लगा हुआ था। तो इसमें एक क्या रहता है ना, एक ऐसे लेवल बना हुआ रहता है, तो इसी लेवल से चेक किया जाता है। अब बोले सर कैसे चेक करेंगे, अरे भाई सामने से देख के चेक करेंगे। बोले कैसे, शुरुआती में जब भरा होगा, मान लो कि 20 तक भरा हुआ, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, बहुत टाइम तक अगर ट्रांसफार्मर रहेगा वर्किंग में तो ऑयल डेफिनेटली कुछ ना कुछ लीक होते रहता है, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, इसका लेवल घटते रहेगा। और आराम से इसको आप देख सकते हो
तो ऑयल आपको पता चल जाएगा कि अच्छा घट रहा है, तो घट रहा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑयल को डालना पड़ेगा। समझे मेरी बात को? तो यही चीज़ हो गया। तो यहाँ पे हम ऑयल लेवल इन द ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, मंथली चेक करते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आप देखे होंगे ऐसा अभी कि ट्रांसफार्मर बिल्कुल काला पड़ गया है, और जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ना उसके नीचे और भी काला पड़ गया है। उसके नीचे बोलेगा सर कैसे? भैया ऑयल का होता है ना कहीं से लीकेज होता है, और कहीं ना कहीं से अगर लीकेज होगा तो ऑयल धीरे धीरे टप 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 ड्रॉप के फॉर्म में नीचे गिरते रहेगा। तो ऑयल लेवल भी ट्रांसफार्मर का कम होता है और नीचे का एरिया भी काला हो जाता है ऑयल से ही, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑयल अगर लीकेज है तो ट्रांसफार्मर का टैंक में कहीं देखना पड़ेगा, या जो नट बोल्ट वगैरह जो टाइट किया गया है उसमें कहीं हो सकता है लूजनेस है। कभी भी ध्यान देना कि जो कोर असेंबली रहता है या CCA बोलते हैं, कोर कॉइल असेंबली, वो ट्रांसफार्मर के अंदर रहता तो है लेकिन कंप्लीटली ऑयल में पोर्ड रहता है, मतलब ऑयल में डूबा हुआ रहता है, जिस केस में कंजर्वेटर होता है, ठीक ना। जितने ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर लगा हुआ रहेगा, सारे ट्रांसफार्मर में जो करंट कोर कॉइल असेंबली है वो सारा का सारा ऑयल में डूबा हुआ मिलेगा आपको। अगर नहीं मिलेगा ना तो कॉइल और कोर दोनों में हीटिंग होगा, जिसके वजह से वो ट्रांसफार्मर और जल भी सकता है सकेलो। तो यहाँ पे क्या करना है, ऑयल लेवल चेक करना है। चेक ऑयल लेवल इन द ट्रांसफार्मर। कैसे चेक करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर में या टैंक के ऊपर क्या आता है, ऑयल लेवल इंडिकेटर लगा हुआ रहता है, और ऑयल लेवल इंडिकेटर पर आप जाके देखिएगा तो एक अलग लेवल होता बना। थर्मामीटर देखा है ना, थर्मामीटर में देखे हो तो उसमें कई टेम्परेचर मेजर करते हैं, अलग अलग बना हुआ है ना, अलग अलग लेवल बना हुआ है कि 90 डिग्री पे कितना रहेगा, 95 पे कितना, 97 पे कितना, 100 पे कितना, 105 पे कितना, कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो आप इजीली देख के पता कर लेते हो कि अच्छा पारा जो होता है वो वैरी किया कहाँ तक। वैसे ही यहाँ पे भी क्या रहता है कि ऑयल का लेवल का एक बना हुआ रहता है, आप उसको क्या बोलते हैं, लेवल बना हुआ रहता है ना। वो ऑयल का लेवल बना रहता है, वहाँ से आप आराम से चेक कर सकते हो कि कितने लेवल पे ऑयल है। समझ में आई बात? आगे देखिए, इफ लो एड ड्राई ऑयल। अगर मान लो ऑयल लेवल आपको कम आता है तो आप क्या करो, फिल्टर्ड ऑयल कह लो, यहाँ ड्राई ऑयल से अच्छा आप कह सकते हो फिल्टर्ड ऑयल। क्या हो जाएगा, फिल्टर्ड ऑयल। फिल्टर्ड ऑयल को क्या करो, उसमें डाल दो। क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वार्टरली। क्वार्टरली हो गया कि मतलब 3 महीने पे, है ना। तो 3 महीने पे क्या क्या चेक करते हैं, बूसिंग। अब भैया बोलोगे बूसिंग में क्या चेक किया जाता है, देखो बूसिंग को ना विजुअल इंस्पेक्शन में हम लोग करते हैं। बोलो कैसे, तो उसको हम जाके देखते हैं कि उसमें कहीं क्रैक तो नहीं हो गया, टूट फूट, क्या दो दरार पर ना, एक तरह से दड़क जाना बोलते हैं हम लोग गांव में, है ना। दड़क गया मतलब टूट गया, है ना। तो इस तरह से जैसे कभी घरा वगैरह में देखे होगा ना, या शीशा वगैरह क्या होता है जिसको बोलता चनक गया, चनक जाना, इस तरह से कुछ ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। शीशा मतलब ब्रेक हो गया, पूरा अलग नहीं हुआ लेकिन बीच में क्या होगा, दरार आ गया कुछ ऐसा, तो वैसा ही मतलब टूट जाना कुछ इस तरह से। तो वही चेक करना है यहाँ पे कि कहीं क्रैक तो नहीं है। या फिर आप ये भी चेक कर सकते हो कि उस बूसिंग पे डस्ट वगैरह या डर्ट वगैरह जमा तो नहीं है। अगर डस्ट वगैरह या डर्ट वगैरह जमा रहेगा ना तो उसका इंसुलेशन क्या होगा, डाउन हो जाएगा। और इंसुलेशन डाउन हो जाएगा तो जिसकी वजह से मतलब ईजिली अनवांटेड पाथ से मतलब करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। हो गया यहाँ पे बूसिंग। एग्जामिन फॉर क्रैक एंड डर्ट डिपॉजिट। हमें चेक करना है क्या कि कहीं पे क्रैक तो नहीं हो गया या फिर डर्ट वगैरह उस पर डिपॉजिट तो नहीं हो गया। क्लीन और रिप्लेस, उसको आप साफ़ कर दीजिए। अगर डर्ट वगैरह जमा है तो उसको क्लीन कर लीजिए। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि अगर क्रैक हो गया है तो उसको आप क्या करो, रिप्लेस कर दो। नेक्स्ट बात करते हैं हाफ ईयरली। देखो क्वार्टरली तक हो गया, अब बात करते हैं हाफ ईयरली। हर 6 महीने पे किसको चेक करते हैं, कंजर्वेटर। देखो कंजर्वेटर में है चेक फॉर मॉइस्चर कवर। कंजर्वेटर में भी जो होता है ना ऊपर से वॉल्व वगैरह रहता है लगा हुआ, तो उसको चेक कर लेना है या उसके ऊपर देख लेना है कि वो मतलब देखो ट्रांसफार्मर के ऊपर डस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। क्लियर, मान लो ऐसा, तो जो कवर रहेगा ना उसका वो सबको हमें क्या करना है, चेक कर लेना है। इम्प्रूव वेंटिलेशन, चेक ऑयल लेवल। बताया ना कंजर्वेटर जो होता है उसके पास में ऑयल लेवल इंडिकेटर उसी में लगा हुआ रहता है। तो ऑयल लेवल इंडिकेटर जो होता है वहाँ पे उसको भी साफ कर दोगे तब तो जाके आप देख पाओगे। और उसके बाद की ऑयल लेवल अगर घट रहा है तो वहाँ तक आपको ऑयल लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट रहता है इम्प्रूव वेंटिलेशन। अब उसमें वेंटिलेशन का ये मतलब हुआ कि प्रॉपरली ठंडा कूलिंग हो पाए उसमें, है ना। तो वो भी आप यहाँ पे क्या करोगे, इम्प्रूव कर दो। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए 6th में, है ना, ईयरली। पहले तो वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिए, है ना, ताकि आपको परेशानी नहीं हो। क्योंकि बार बार आप लोग बोलते हैं सर वीडियो में आप समय नहीं देते हैं लिखने के लिए, तो आप पहले लिख लीजिए इसको। देखिए
ये 6 पॉइंट में देखिए ईयरली है ना। अब 6 मतलब साल भर के अंदर में क्या क्या चेक करते हैं। हाफ ईयरली आपने देखा, अब ईयरली देखिए ऑयल इन द ट्रांसफार्मर, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑयल लेवल आप एक चेक किए हैं, ऑयल लेवल इन द ट्रांसफार्मर चेक किए हैं, उसमें ऑयल लेवल चेक कर रहे थे, यहाँ पे हम ऑयल को चेक करेंगे, ठीक। तो ऑयल इन द ट्रांसफार्मर, चेक फॉर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड वाटर कंटेंट। देखो एक्चुअली में क्या है कि जो ऑयल होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, ठीक। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कह सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बताएंगे आपको हम आगे जब इंसुलेशन टेस्ट पढ़ेंगे ना, तो ऑयल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, शायद वो नेक्स्ट यूनिट है कुछ ऐसा, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, कि किस प्रकार से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को चेक करते हैं, क्लियर ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ना, ये ध्यान में रहना चाहिए आपको, ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है ये कि 30 किलो वोल्ट पर mm, ठीक ना। कितना होना चाहिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, 30 किलो वोल्ट पर mm से नीचे, कम नहीं होना चाहिए। अब बोलिएगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिट आपसे पूछेगा, किलो वोल्ट पर mm, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान रखिएगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, 30 किलो वोल्ट पर mm से अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है उसका मतलब जो यूनिट होता है ये किलो वोल्ट पर mm क्यों होता है, किलो वोल्ट पर mm क्यों होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा जब टेस्ट करेंगे ना ऑयल का, तो उस टाइम में मैं आपको बताऊंगा। किलो वोल्ट पर mm होता है इसका, ये दोनों को आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ है। तो यहाँ पे यही चेक करना है कि कैसे हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो ऑयल का वो कितना है उसको चेक करना है, या मॉइस्चर प्रेजेंट कितना है उसमें। अब मॉइस्चर प्रेजेंट कह सकते हो, या वाटर कंटेंट, वही चीज़ हो गया कि वो जो ऑयल है वो उसमें कितना वाटर है। ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जब चेक करोगे ना तो उसमें आता है, अगर वो वाटर होगा ऑयल में तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, समझे मेरी बात को। तो देखो अब इसमें बताएंगे आपको, हम बोल रहे हैं ना टेस्ट है ऑयल का, तो उसमें मैं पढ़ूंगा बताऊंगा आपको कि कैसे हम ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, क्लियर ना। तो अभी इसको समझिए सिर्फ इतना कि इसमें ऑयल इन ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, उसके डाइलेक्ट्रिक को चेक करते हैं, या आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि वाटर कंटेंट को चेक करते हैं। टेक सुटेबल एक्शन टू रिस्टोर क्वालिटी ऑफ ऑयल। अगर मान लो ऑयल का जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो अगर कम होता है ना, तो फिर आपको फिल्टर्ड करना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑयल को फिल्टर्ड कीजिए और फिर फिल्टर्ड ऑयल को उसमें डाल दीजिए, ट्रांसफार्मर के अंदर डालिए, तो वो फिर आपका फिर वापस जैसे वर्क करता है तो वैसे सही हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट ईयरली में ही देखिए अर्थ रेसिस्टेंस, ईयरली में है। अब साल में एक बार हमको क्या करना है, अर्थ रेसिस्टेंस चेक करते हैं। क्वेश्चन में आपको पता है, मैंने ऑलरेडी होप सो कि अर्थ रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए। जनरली देखो 1 ओम से नीचे होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए, 1 ओम से और नीचे, RE लिख दिया हूँ मैं। अर्थ रेसिस्टेंस जो है RE, अर्थ रेसिस्टेंस 1 ओम से कम होना चाहिए हमेशा, जहाँ भी है पावर स्टेशन जितना भी होगा आपके पास, सब स्टेशन देखे होंगे, रिसीविंग स्टेशन देखेंगे किसी भी प्रकार का, तो वहाँ पे सब जगह क्या होगा, 1 ओम से कम ही होना चाहिए कितना, अर्थ रेसिस्टेंस। टेक सुटेबल एक्शन ऑफ अर्थ रेसिस्टेंस इफ हाई, कहा जा रहा है कि अगर अर्थ रेसिस्टेंस हाई हो गया तो फिर हमें क्या उसके अगेंस्ट में देखना पड़ेगा ना कि क्यों हाई हो रहा है। अब कैसे उसको घटा सकते हो, मतलब अर्थ रेसिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर लो। 4th सेमेस्टर में अर्थिंग के बारे में पढ़े होंगे, बताया होगा कि कितने प्रकार का अर्थिंग होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर लीजिए, उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ड्राई प्लेस को वेटेड प्लेस को चूज़ कीजिए, जहाँ पे कि भीगा हुआ एरिया है ना उसको चूज़ कीजिए, वहाँ पे मॉइस्चर रहेगा जिसके वजह से रेसिस्टेंस जो है उसका क्या रहेगा, कम रहेगा, क्लियर। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि बस जहाँ पे आपने अर्थिंग किया है उसमें चारकोल और साल्ट का लेयर वहाँ पे बढ़ाइए और उसमें पानी डाल दीजिए, ताकि अधिक टाइम तक मॉइस्चर कंटेंट रहे अर्थ में, है ना। अगर अधिक टाइम तक मॉइस्चर कंटेंट रहेगा तो अर्थ रेसिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। या फिर आप एक चीज़ और कह सकते हो कि चारकोल या साल्ट लेयर की जगह पे अभी आजकल के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, बेंटोनाइट पाउडर यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, बेंटोनाइट पाउडर को यूज़ करते हैं। तो बेंटोनाइट पाउडर यूज़ कीजिए और उसमें क्या कीजिए, वाटर मिक्स कर, मतलब पानी उसमें पोर कर दीजिए, ताकि मॉइस्चर जो हो कंटिन्यू बना हुआ रहे। समझ में आई बात। तो ये कर सकते हैं आप किसके लिए, अर्थ रेसिस्टेंस के लिए, ताकि अर्थ रेसिस्टेंस कम हो। नेक्स्ट है रिले अलार्म एंड देयर सर्किट। देखो रिले जिस ट्रांसफार्मर अब जिसमें लगा हुआ रहेगा उसी की बात करेंगे ना, तो जिसमें रिले लगा हुआ है ट्रांसफार्मर में, उस रिले का जो भी सर्किट वगैरह उसको आप आराम से चेक कर लीजिए प्रॉपर है कि नहीं है। ये सब 1 साल में चेक करना है। रीज़न कि अगर मान लो ख़राब हो गया, अलार्म वगैरह ख़राब हो गया, रिले का जो अलार्म वगैरह वो ख़राब हो गया, मान लो इंटरनली कोई किसी प्रकार का फॉल्ट हुआ, तो अगर इंटरनली किसी प्रकार का फॉल्ट हुआ तो फिर अलार्म नहीं बजेगा ना। अलार्म नहीं बजेगा तो माइट भी हो सकता है कि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट पॉसिबल है।
एग्जामिन रिले अलार्म कॉन्टैक्ट देयर ऑपरेशन एटसेट्रा, हर चीज़ को आप चेक कर लीजिए, उसका जो भी रिले अलार्म का कॉन्टैक्ट वगैरह उन सबको आप देख लीजिए, या उसका ऑपरेशन करवा के आप एक बार चेक करके आराम से देख लीजिए। फिर क्या करना है, उसमें आपको पुटअप कर देना। क्लीन द कंपोनेंट एंड रिप्लेस द कॉन्टैक्ट इफ नेसेसरी, अगर कॉन्टैक्ट वगैरह में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो उसको आप सही कर लीजिए। अगर डस्ट वगैरह जमा हो गया तो उसको साफ़ कर दीजिए, क्लीन कर लीजिए, है ना, अगर ज़रूरत है तो। ये हो गया आपका ईयरली। नेक्स्ट बात करते हैं 2 ईयरली, हर 2 साल में क्या चेक करना है वो देखिए। अब देखिए ये लिखा है नॉन कंजर्वेटर ट्रांसफार्मर, मैंने बोला है कि कभी आप देखेंगे ऐसा कि बिलो 1000 के भी, हालांकि 200 kVA के ऊपर आपको कंजर्वेटर मतलब कंजर्वेटर ट्रांसफार्मर में अंदर लगा हुआ मिल जाता है, लेकिन 200 के नीचे जब आप देखेंगे ना तो बहुत सारे ऐसे ट्रांसफार्मर होंगे जिसमें कि कंजर्वेटर लगा हुआ नहीं मिलेगा। तो उसके लिए बताया जा रहा है कि जिसमें कि कंजर्वेटर नहीं लगा हुआ है उसकी बात करा जाए तो इंटरनल इंस्पेक्शन अबव कोर, मतलब कोर के ऊपर जो भी होगा सबको, मतलब सीधा सीधा ऐसा है कि टैंक को खोल के कोर के ऊपर चेक कर लेना, हर चीज़ ऑयल लेवल वगैरह वगैरह सब कुछ चेक कर लेना उसमें, या किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो सबको क्या करना है, सही कर लेना है। फिल्टर ऑयल रिगार्डलेस ऑफ ए कंडीशन, अगर ऑयल में कोई किसी प्रकार का कोई परेशानी लग रहा है आपको तो फिर आप क्या करिए, उसको फिल्टर कर दीजिए। लास्ट बट नॉट लिस्ट ये है 5 ईयरली, हर 5 साल पे क्या करना है ट्रांसफार्मर में, ये सब समझिएगा। हर 5 साल पे देखिए ट्रांसफार्मर में क्या किया था, कंप्लीट असेंबल जो असेंबलिंग किया हुआ रहता है उसको रीअसेंबल कर दिया था, डीअसेंबल कह लो आप, तो ट्रांसफार्मर को क्या कहता है, डीअसेंबल कर दिया जाता है। ध्यान से देखो, ओवरऑल इंस्पेक्शन लिफ्टिंग ऑफ कोर एंड कॉइल, समझिएगा पूरे ट्रांसफार्मर को डीअसेंबल किया जाता है। कहने का ये मतलब कि टैंक को खोल दिया जाता है, टैंक खोल के पूरे कोर कॉइल असेंबली को बाहर निकाल दिया जाता है। हर 5 साल में ऐसा किया जाना चाहिए। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये नहीं पता है मुझे प्रैक्टिकली क्या है, बट ऐसा किया जाना चाहिए कि फॉर मतलब गुड लाइफ कह सकते हो, या फॉर बेटर इफिशियंसी कह सकते हो, या फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसफार्मर कह सकते हो। ऐसा करना चाहिए कि 5 साल पे क्या होगा कि ट्रांसफार्मर को एक बार चेक कर लो, पूरे ओवरऑल इंस्पेक्शन कर लीजिए, कोर कॉइल को निकाल के देख लीजिए कि प्रॉपर है कि नहीं है सब कुछ। और उसके बाद कहता है कि वॉश बाय होस्टिंग विथ क्लीन ड्राई ऑयल, उसको क्या कहता है ना, साफ़ भी किया जाता है। बोलिए कैसे, तो ऑयल से ही साफ़ किया जाता है, ऐसा नहीं कि पानी से उसको धो दिया जाता है, उस तरह से नहीं होता। ऑयल फिल्टर्ड ऑयल से क्या होता है, उसको क्लीन कर दिया जाता है, फिर ओवन वगैरह में रखा जाता है। बहुत सारे प्रोसेस है ट्रांसफार्मर के, जब बनाया जाता है तो उसके लिए, है ना, तो उसको फिर ओवन में रख दिया जाता है, उसमें रहता है जिसके वजह से जो भी मॉइस्चर वगैरह आ गया होगा कॉइल वगैरह में वो सब क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर उसको निकाला जाता है, फिर टैंक में डाला जाता है, फिर उसमें ऑयल डाल दिया जाता है। इस तरह से किया जाता है इसमें, है ना। तो ये सब क्या होगा, सारे को क्लीन कर देना है, सभी को क्लीन कर देना है। समझ में आई बात। तो ये था किसके लिए, बिलो 1000 kVA, क्लियर ना। जो भी हमने बताया, देखो अगर मेंटेनेंस की बात भी करा जाएगा तो आप इसको लिख सकते हो, हर एक चीज़ को आप लिख लोगे। अब अलग से कहीं अगर मान लो कि आपको दे देगा कि अब लिखो मेंटेनेंस ऑफ अ ट्रांसफार्मर, तो आप आराम से लिख सकते हो। क्या मेंटेन करोगे भाई, जो चेक करेंगे वही तो उसको मेंटेन करना है ना। यही जब मान लो इसमें हमने चेक किया, अब चेक करने के बाद हमको कुछ दिक्कत मिला इसमें, तो उसको क्या करेंगे, सही कर लो, वही तो मेंटेनेंस है। अरे मेंटेनेंस वही है ना, और क्या हो सकता है, समझे मेरी बात को। तो ये हो गया। तो मेंटेनेंस में भी आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं किसमें, बिलो 1000 kVA, बिलो 1000 kVA। आज इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम अबव 1000 kVA। देखिए कुछ भी नहीं है, सेम मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा, जो कि देखेंगे, जो भी चेंजेज होगा उसको हम लोग देखेंगे बट नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और होप सो आपको समझ में आ रहा होगा लेक्चर। आई डोंट नो बिकॉज वी आर नॉट एबल टू टॉक कह सकते हो, या इंटरेक्ट विथ यू। हम लोग मतलब अब बात नहीं कर पा रहे हैं आप लोगों से कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। आपको पता होगा कि ऑफलाइन क्लास रहता तो डेफिनेटली अगर हो सकता है कुछ प्रॉब्लम अगर होती है, आपको नहीं समझ में आ रहा होता तो डायरेक्ट आप पूछ सकते थे, बट यहाँ से कुछ वैसा साधन नहीं है कि हम डायरेक्ट पूछ सकें या आप डायरेक्ट पूछ सकें हमसे। तो अगर नहीं समझ में आए तो आप कॉल कर लीजिए या फिर मैसेज कर लीजिए, है ना। जो भी डाउट हो उसको क्लियर कर लिया कीजिए, क्लियर ना। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।